हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कर रहे थे। इस लेसन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था बेटा वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वीडियो पूरे देखे होंगे, इसके नहीं देखे तो बेटा वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज़ को शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो चैनल है बेटे वो अपना है क्या, फी डाइव। फी डाइव पे जाइए आप यूट्यूब में फी डाइव पे और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए बेटे, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज अपने इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स जो है बेटे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स में अपने पास कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये मान लीजिए आप, किस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न में भी अपने पास क्या है 30% न्यूमेरिकल आते हैं। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं। कई बार क्या होता है 30 का 32 हो जाता है, 30 का कई बार 28 हो जाता है। क्वेश्चन की सेटिंग में भी इस टाइप का सिस्टम हो जाता है, लेकिन मोस्टली क्या है 30% न्यूमेरिकल्स आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो आपको 80 से 90% आपको क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है बेटा वो मस्ट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी कब आती है? न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपके पास पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कम्प्लीटली क्लियर है, यानी आपके बेसिक्स क्लियर हैं बेटे, तो आपको न्यूमेरिकल में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेरिकल जो है वो एकदम अपने पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसी पे बेस्ड होते हैं। अपने पास बेसिक्स वही होते हैं, उन्हीं बेसिक्स के बेस पे अपने क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अपने कुछ ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। ध्यान अपने को ये रखना है बेटा, एक तो अपने पास जो सिस्टम है वो अपने एसआई सिस्टम अडोप्ट करेंगे। यूनिट सिस्टम जो है वो एसआई अडोप्ट करेंगे, मतलब मात्रक पद्धति जो है वो एसआई पद्धति होनी चाहिए। अपने को हो सकता है सीजीएस में मान दिया हो बेटा, सीजीएस में मान दिया होगा, अपने उसको एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला काम अपने को ये करना है। सेकंड, जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। रीड करने के पश्चात आपको जो जो वैल्यूज़ दे रखी है उन वैल्यूज़ को राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे अपने। जैसे आप वैल्यूज़ को लिखते हैं बेटा, कई बार क्या होता है फॉर्मूला, उन वैल्यू को लिखने से अपने को पता लग जाता है कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर अपने को क्या करना है, फॉर्मूला राइट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उनका सॉल्यूशन करना है। मोस्टली अपने पास क्या होता है 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है बेटा। जब 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है बेटा तो उसके मार्क्स बंटे हुए होते हैं बेटे। मार्क्स किस तरह से बंटे होते हैं, जैसे आपने फॉर्मूला राइट किया, फॉर्मूले का आपका आधा नंबर है, उसके अंदर वैल्यू सही पुट कर दी, आपके पास आधा नंबर है, 1 नंबर हो गया बेटा। फिर आधा नंबर जो है वो कैलकुलेशन का हो जाता है और आधा नंबर जो है वो आंसर का हो जाता है। इस तरह से नंबर का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है बेटा। तो ये नहीं है कि अपने फॉर्मूला छोड़ दें, न्यूमेरिकल सीधा कर दें, क्योंकि अपने को आधे नंबर का लॉस हो जाएगा। दूसरा, न्यूमेरिकल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है बेटा वो अपने पास ये रहता है कि अगर आप न्यूमेरिकल ज़्यादा सोल्व करते हैं बेटे तो आपके पास टाइम सेव रहता है, टाइम की बचत करता है न्यूमेरिकल जो है। 2 नंबर का न्यूमेरिकल अगर अपने को आता है बेटा तो अपने को सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे एक न्यूमेरिकल सोल्व करने में। 2 से 3 मिनट में आपको 2 में से 2 नंबर देख के जाएगा अगर आपका सही है तो। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें, जैसे अपने पास बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने में अपने को 20 से 25 मिनट लगते हैं। और अगर आपने कहीं से मिस्टेक की तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें से 4 में से 4 नंबर, ये नहीं है कि नहीं मिलते हैं बेटे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं मिस्टेक कर दी तो उसमें से 4 में से 4 नंबर मिले। लेकिन टाइमिंग की बात करें तो 20 से 25 मिनट और एक में 2 से 5 मिनट लगे अपने को, 2 से 5 मिनट में 2 नंबर दे रहा है तो अपने ईजी रहेगा बेटा और अपने पास टाइम सेविंग रहेगी, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन को ईजिली कर सकते हैं अपने। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो पोर्शन है बेटा वो अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अपने क्या है, एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है बेटे वो टोटल न्यूमेरिकल अपने करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको सोल्व आउट करवाऊँगा। तो अपने आज करते बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है,
क्वेश्चन नहीं लिख रहा बेटा मैं सिर्फ आपको उसका सॉल्यूशन नंबर लिखूंगा और सॉल्यूशन करेंगे बेटा अपने। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच में बल कितना होगा। ये कहता है बेटा वायु में अपने पास दो आवेशित गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, अपने को आर दे रखा है बेटा 30 सेंटीमीटर। देखिए CGS में दिया हुआ है, इसको SI में बदलेंगे तो 0.30 मीटर हो जाएगा। ये अपने लिख सकते हैं 30 × 10⁻2 मीटर। ये आवेश दे रखा है Q1 = अपने पास है 2 × 10⁻7 कूलाम और Q2 = अपने को दे रखा है बेटा 3 × 10⁻7 कूलाम। अपने को क्या करना है, इन दोनों के बीच में बल ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है बेटा, कूलाम के नियम से अपने पास F होता है बेटा K Q1 Q2 बटा R²। F अपने पास जगह K 9 × 10⁻9 Q1 2 × 10⁻7 Q2 3 × 10⁻7 अपॉन R², 0.3 × 0.3। इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में 10 × 10 हो जाएगा, दोनों का पॉइंट रिमूव हो जाएगा बेटा। ये 3 × 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अपने पास आ गया 3 दूनी 6, 6 गुणा ये देखिए 10 की घात 9 10 11, 11 तो हो गई पॉजिटिव और ये अपने पास नेगेटिव हो गई 14, तो अपने पास 10 की घात -3 नेगेटिव बच गई। इतने न्यूटन इन दोनों के मध्य क्या होगा, बल लगेगा। ये अपने पास आ गया दोनों आवेशित गोलों के मध्य लगने वाला जो बल है बेटा, उस बल का मान आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। 9 और 2 11, 11 ये 14 माइनस की, तो अपने पास कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। और दूसरा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना होगा। दो गोले दे रखे हैं बेटा जिन पर अपने को आवेश का मान दिया हुआ है अब, और इनके बीच में लगने वाला बल दिया हुआ है बेटा। अपने को क्या करना है बेटा, अपने को क्या ज्ञात करना है, एक तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है बेटा, और एक ये कहता है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। अपने को सेकंड क्वेश्चन अपना है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, Q1 = अपने पास है 0.4 माइक्रोकूलाम, 0.4 माइक्रोकूलाम या जगह 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम बल दे रखा है बेटा। ये अपने पास बल किस पे है, पहले गोले पर है, किसके कारण है, दूसरे गोले के कारण। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ F12 2 के कारण 1 पर बल 0.2 न्यूटन। दूसरे गोले पर आवेश दे रखा है बेटा Q2 = 0.8 माइक्रोकूलाम या जगह 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये कह रहा है बेटा दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच की क्या करनी है बेटा, दूरी ज्ञात करनी है अपने को इस तरह से दिया हुआ है, दो गोले दे रखे हैं बेटा, ये इनके बीच की दूरी अपने पास r है, इस पर आवेश अपने पास Q1 है बेटे जिसका मान लिखा हुआ है, इस पर Q2 है, दोनों के मध्य है, यानी इसके कारण इस पर बल दिया हुआ है। तो अपने पता है बच्चे F12 = होता है अपने पास K Q1 Q2 बटा R², K Q1 Q2 बटा क्या है, R²। ये अपने पास आ जाएगा बेटा 9 × 10 की पावर, वैल्यू पुट करेंगे अपने यहाँ पुट करते हैं क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। 0.2 = अपने पास आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9, Q1 अपने पास है 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू 0.8 × 10⁻�6 अपॉन R²। अपने को बच्चे क्या चाहिए, अपने को R की वैल्यू चाहिए। तो अपने पास R² = अपने पास आ जाएगा 9 गुणा, पावर को सोल्व कर लें एक बार, ये 12 माइनस की बेटा 9 क्या है प्लस की, तो 10 की घात -3 इंटू 8 चौके 32.32 अपॉन अपने पास आ गया 0.2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.6 पे। अपने को चाहिए क्या बेटा, R चाहिए। R = आ जाएगा अंडर रूट
देखिए ये अपने पास है 1.6, इसको 16 कर देंगे, 16 करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 × 16 × 10⁻⁻4। ये जो अपने पास है इसको अपने इस तरह से राइट कर लिया बेटा। अब इसका अंडर लेंगे तो 3 × 4 × 10⁻⁻2, तो r = आ जाएगा बेटे 12 × 10⁻⁻2 मीटर या r = 12 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हैं, आप 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये था अपने पास दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर बल, मतलब इस गोले के कारण इस पर बल था बेटा क्या, वेक्टर F12। वेक्टर F12 का मान था अपने पास कितना, 0.2 न्यूटन। अपने पढ़ा था बेटा कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम की अनुपालना करता है। तो इस गोले के कारण इस पर लगने वाला जो बल है वेक्टर F21 परिमाण में बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, इसका बी पार्ट जो है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल बराबर आएगा 0.2 न्यूटन। बल सेम रहेगा बेटा दोनों पर। दिशा, इसमें दिशात्मक अपने से पूछा नहीं है, दिशा विपरीत हो जाती है क्योंकि न्यूटन कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम की अनुपालना करता है। ये अपने पास आ गया बच्चे। नेक्स्ट अपने पास है बच्चे जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke² G ME/MP विमाहीन है। अपने को एक अनुपात दे रखा है बेटा, अपने से ये कह रहे हैं कि ये आप देखिए कि ये अनुपात जो है वो विमाहीन है। ये जो अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात क्या है, विमाहीन है। आगे और पूछ रहा है कुछ, पहले अपने इस अनुपात की बात कर लेंगे। अपने पास दिया हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये Ke² G ME/MP। के अपने पास एक नियतांक है बेटे। के का जो मात्रक होता है, मैं मात्रक लिख रहा हूँ बेटा, के का मात्रक अपने पास होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ई का मात्रक, ई अपने पास आवेश है बेटा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम बेटा। जी गुरुत्वीय नियतांक है बेटा, जी का मात्रक अपने पास होता है बेटे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर बेटे। एमई तथा एमपी, एमई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक अपने पास होता है बेटा किलोग्राम। इस अनुपात में ये मात्रक रखे हैं अपने, तो अपने पास के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गुणा ई का स्क्वायर, ई का मात्रक है C² करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। जी का मात्रक अपने पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इंटू एमई/एमपी का मात्रक किलोग्राम है हर एक का, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कट जाएगा, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, ये बच गया ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे भी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कट गया। ये मात्रक रहित तथा विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है, मात्रक रहित है बेटा और विमाहीन है। अब आता है बेटा अपने पास, ये कहता है बेटा कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बतलाता है? ये जो अनुपात है बेटा वो अपने को क्या बताता है वो देखना है। एक बात अपने क्लियर हो गई कि ये अनुपात जो है वो मात्रक रहित है और विमाहीन है। अब इसका मान क्या होगा, मान अपने को ज्ञात करना है बेटा। ये है क्या चीज़, किस चीज़ का अनुपात है, पहले अपने ये बात कर लेते हैं। अपने पास ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है और ये अपने पास प्रोटॉन है, ठीक है। इसका द्रव्यमान है एमई, इसका द्रव्यमान है एमपी, इनके बीच की दूरी है बेटा आर। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल होता है बेटा एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2। यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश परिमाण में बराबर होता है, तो E² आ जाएगा बेटा अपॉन R²। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल,
गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान बट्टा आर स्क्वायर। ये आ गया बेटा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भाग 2 कर दें बेटा, 1 में 2 का भाग देंगे, एफ ही बटा एफ जी इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। मतलब ये जो अनुपात है बेटा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल और उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। अब इसका मान क्या होगा, मान बेटा इस k का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, e का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 का होल स्क्वायर बेटे, g का मान होता है बेटा 6.67 गुणा 10 की घात -11, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ये वैल्यू पुट कर दे, इसको सोल्व करना है बेटा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 10 की घात 39 के लगभग आ जाएगा, 38 भी आ सकता है, वो लिखने पे डिपेंड करेगा, 39 आ जाएगा। ये क्या बताता है ये अनुपात, ये अनुपात अपने को ये बताता है बेटा कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर वैद्युत बल जो होता है बेटा वो बहुत प्रबल होता है। कितना प्रबल होता है, 10 की घात 39 गुना प्रबल होता है। एक्चुअल में ये 10 की घात 38 गुना आता है बेटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा अनुपात, क्योंकि ये लिखने पे डिपेंड करेगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चे 10 की घात 39 गुना प्रबल बल लगता है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य। कौन सा, स्थिर वैद्युत बल, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब है ये पूछ रहा है बेटा। आवेश का क्वांटीकरण अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वही इसका आंसर है बेटा कि आवेश जो है वो सतत रूप में नहीं पाया जाता है, किसी वस्तु पर आवेश जो है वो सदैव विविक्त रूप में पाया जाता है। इसका 2 पार्ट दिए हैं। दूसरा ये कहता है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जब अपने बड़े पैमाने पर आवेश की बात करते हैं बेटा तो अपने आवेश का सतत वितरण मानते हैं। ये सतत आवेश वितरण अपने किया था। क्यों मानते हैं ऐसा, अपने क्वांटीकरण की उपेक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास क्या होता है, आवेश की न्यूनतम जो इकाई है बेटा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आवेश है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आवेश जो है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। ये बहुत ही छोटा मान है और किसी भी अपने पास जो भी आवेशित वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक होने के कारण अपने हर एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं जा सकते, इसलिए अपने क्वांटीकरण की उपेक्षा करके वहाँ सतत आवेश वितरण का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास 5th, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये अपने आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत पढ़ा है थ्योरी में, उसमें मैंने आपको उदाहरण बताए थे। जो पहला उदाहरण बताया था वो उदाहरण मैंने यही लिया था बेटा कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो अपने पास क्या स्थिति होती है। अपने क्या करते हैं, कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े का एक निकाय लेते हैं, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का एक निकाय ले लेते हैं। ये किया हुआ है बेटा अपना, ये रेशम का कपड़ा है बेटा, रेशम का कपड़ा है, ये कांच की छड़ है अपने पास। जब इनको घर्षित नहीं किया गया है तो किसी पर कोई आवेश नहीं, तो निकाय का कुल आवेश अपने पास क्या आ गया, 0। अब अपने क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घर्षित करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घर्षित करते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। अब भी इस निकाय का कुल आवेश जो है वो 0 है, क्योंकि आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है, 0 है बेटा। 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम, QD -5 माइक्रोकूलाम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। दो तरह से किया जा सकता है इसको। एक तो अपने पहले केंद्र पर तीव्रता ज्ञात कर लें बेटा वृत्त के केंद्र पर, और फिर अपने उस आवेश पर बल ज्ञात कर लें। एक है सीधा ही बल ज्ञात करते जाएं। मैं पहले केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 अपना जो है, अपने पास क्या दे रखा है बेटा, क्यू ए इज इक्वल टू दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, यह जगह 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। क्यू बी इज इक्वल टू दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम, यह जगह -5 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। क्यू सी इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 2 माइक्रोकुलाम, यह जगह 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। और क्यू डी जो है बेटे, क्यू डी दे रखा है अपने को -5 माइक्रोकुलाम, यह जगह -5 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। वर्ग की भुजा को मैं ए से लिखूंगा, वर्ग की भुजा ए का मान दे रखा है अपने को कितना, 10 सेंटीमीटर, यह जगह 0.1 मीटर। अपने पास जो केंद्र पर आवेश दिया हुआ है, केंद्र पर आवेश दिया हुआ है बेटा अपने पास Q0 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलाम, यह जगह 1 × 10⁻⁶ कुलाम। अब देखिए बेटा, अपने पास एक वर्ग है, उस वर्ग के कोणों पर ये आवेश रखे हुए हैं क्रम से इसी तरह से। ये अपने पास एक वर्ग है बेटे, अपने भुजा का मान ए लिख लेते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है बेटा। ए नाम दे दिया, ये ए शीर्ष, ये बी, ये सी और ये डी। इस पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस पर -5 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है और इस पर -5 माइक्रोकुलाम आवेश। केंद्र की बात करें बेटा तो इसके विकर्ण खींच देते हैं अपने। ये O केंद्र पर अपने पास Q0 आवेश है जिसका मान अपने लिखा हुआ है। सबसे पहला काम अपने पास है बेटा, क्योंकि अपने क्या करेंगे, इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा, दूरी चाहिए AO, OB, OC, OD। तो अपने क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के AC का मान ज्ञात कर लेंगे। AC क्या है, कर्ण है इस समकोण त्रिभुज का। तो अपने पास AC बराबर आ जाएगा बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बेटा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा √AB का स्क्वायर, AB अपने पास है A का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC अपने पास है क्या A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा √2A। AC का मान आ गया अपने पास AC, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपने पास क्या आ गया √2A। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं बेटा वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब OA बराबर होगा किसके, OB के, बराबर होगा OC के, बराबर होगा OD के, और ये बराबर आ जाएगा AC/2। यानी ये सारी दूरियां आपस में बराबर होगी केंद्र से, और ये AC की क्या हो जाएगी, आधी। AC का मान अपने पास है बेटा √2A/2, यह जगह A/√2। यानी ये चारों दूरियां जो हैं वो अपने पास कितनी आ गई बेटा, बराबर आ गई, और A/√2 आ गई। मतलब OA बराबर आ गई OB, बराबर है OC, बराबर है OD, और ये बराबर है A/√2। ये अपने पास आ गया। अब अपने क्या करेंगे बेटा, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। बिंदु A पर स्थित 2 माइक्रोकुलाम के कारण O पर तीव्रता, बिंदु A पर स्थित 2 माइक्रोकुलाम के कारण O पर तीव्रता, ये बिंदु आवेश है बेटा। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अपने पास होती है KQ/r²। KQ/r² वाला जब फॉर्मूला लिखाएंगे तो अपने EA लिखेंगे, वेक्टर EA इज इक्वल टू KQA/OA का स्क्वायर। दिशा क्या आ जाएगी बेटा, ये धनावेश है, धनावेश की क्षेत्ररेखाएं धनावेश से चलती है, अनंत की तरफ जाती है,
तो ई ए की जो डायरेक्शन है वो अपने पास ये आ जाएगी बेटा, यानी ई ए की जो दिशा है वो ए से ओ की ओर, ए से ओ की ओर आ जाएगी। मतलब ई ए जो है वो अपने पास आ गया के 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू अपने पास 2 गुणा 10 की घात -6 बट्टा ओ ए का स्क्वायर, ओ ए अपने पास ये है, यह जगह ए स्क्वायर बट्टा √2 का वर्ग करेंगे 2 जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये अपने पास आ गया ए से ओ की ओर। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, अभी देखेंगे अपने पास क्या रिजल्ट आता है। अब अपने क्या करेंगे, पहले जो सी पर आवेश है उसके कारण ओ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु सी पर स्थित 2 माइक्रोकुलाम के कारण ओ पर तीव्रता ये अपने पास आ जाएगी वेक्टर ई सी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू सी बट्टा ओ सी का वर्ग, के 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू सी का मान 2 माइक्रोकुलाम, 2 गुणा 10 की घात -6 बट्टा ओ सी का वर्ग है बेटा ए स्क्वायर बट्टा 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। इसकी दिशा क्या होगी बेटा, दिशा देखिए ये भी धनावेश है तो क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलती है अनंत की तरफ, इसकी दिशा अपने पास ये आ जाएगी बेटा वेक्टर ए सी। दिशा अपने लिखेंगे किधर से किधर, सी से ओ की ओर। समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास 2। अब देखो बेटा ए सी दिशा में परिणामी तीव्रता, ए सी दिशा में अपने पास परिणामी तीव्रता क्या आ गई, ए सी दिशा में परिणामी तीव्रता अपने पास क्या आ गई, ए सी दिशा में परिणामी तीव्रता अपने पास क्या होगी, ए सी दिशा में परिणामी तीव्रता देखिए बेटा अपने पास ए ओ बिंदु पर 2 तीव्रताएं आ गई। एक तीव्रता का मान अपने पास ये वाला है, एक तीव्रता का जो मान बेटा वो अपने पास क्या है ये है, और दूसरी तीव्रता का मान ये, मान की बात कर रहा हूँ दिशा की नहीं। मान देखिए दोनों के एक जैसे हैं लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो अपने पास जो है ए सी वो अपने पास आ जाएगा ई ए माइनस ई सी, और ये दोनों मान बराबर हैं तो ये अपने पास क्या आ गई बेटा 0 तीव्रता आ गई। समीकरण नंबर आ गई बेटा 3। मतलब ए सी दिशा में परिणामी तीव्रता अपने पास क्या हो गई 0 हो गई ओ बिंदु पर। अब अपने 2 के कारण ज्ञात कर लिए बेटा, शेष 2 बचे हैं उनके कारण ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु बी पर स्थित -5 माइक्रोकुलाम के कारण ओ पर तीव्रता का मान अपने पास क्या जाएगा वो अपने ज्ञात कर लेते हैं बेटा। ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर ई बी इज इक्वल टू के क्यू बी बट्टा अपने पास आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर। दिशा बेटा ये ऋणावेश है, ऋणावेश की क्षेत्ररेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर होती है तो इसकी दिशा आ जाएगी ओ से बी की ओर। ये अपने पास इसकी दिशा आ गई बेटा। अब बेटे इसके अंदर क्या करते हैं अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटे वेक्टर ई बी इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू बी का मान 5 गुणा 10 की घात -6। यहाँ बेटा सिर्फ आवेश का परिमाण रखा जाता है, ये आपको पहले भी बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। धन और ऋण चिन्ह नहीं लगाया जाता, सिर्फ परिमाण लिखा जाता है, क्योंकि धन और ऋण आवेश के कारण तीव्रता की दिशा में जो है वो परिवर्तन होता है। ये अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर बट्टा √2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ओ से बी की ओर। समीकरण नंबर आ जाएगी बेटा अपने पास 4। अब बेटे डी बिंदु पर यानी इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है बेटा वो अपने पास क्या आ गई, वो अपने पास आ गई ओ से बी की तरफ, यानी वेक्टर ई बी की डायरेक्शन अपने पास ये आ गई बेटा। अब अपने क्या करते हैं बिंदु डी पर स्थित -5 माइक्रोकुलाम के कारण ओ पर तीव्रता
ये अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर ई डी इज इक्वल टू वेक्टर ई डी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा के क्यू डी बटा ओ डी का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर। दिशा बेटा ये भी ऋणावेश है ओ से डी की ओर, ओ से डी की ओर। ये अपने पास आ जाएगा बच्चे वेक्टर ई डी इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू डी 5 गुणा 10 की घात -6 बटा ए स्क्वायर बटा √2 है, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा ओ से डी की ओर, ओ से डी की तरफ। इसकी दिशा आगे बेटा वेक्टर ई डी की दिशा ओ से डी की ओर। अब देखिए बेटा बी डी दिशा में भी अपने को 2 तीव्रताएं मिल गई, लेकिन ये दोनों तीव्रताएं परिमाण में बराबर है बेटा। दोनों तीव्रताएं क्या है परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। ये देखिए दोनों तीव्रताएं परिमाण में बराबर और दिशा में क्या है विपरीत है। तो अपने पास बी डी दिशा में परिणामी तीव्रता बी डी दिशा में परिणामी तीव्रता जो है बेटा वो अपने पास आ जाएगी क्या वेक्टर ई बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ई बी माइनस वेक्टर ई डी, और ये दोनों आपस में बराबर है तो 0 आ गया बेटा समीकरण नंबर 6। तो O पर तीव्रता, अब O बिंदु पर तीव्रता न तो अपने को बी ए सी दिशा में मिली न ही बी डी दिशा में। O पर तीव्रता ई ओ इज इक्वल टू 0 बेटा। O पर तीव्रता क्या आ गई ई ओ इज इक्वल टू 0। अब O पर स्थित आवेश पर बल, बिंदु O पर स्थित आवेश पर बल ज्ञात कर लेते हैं। O पर स्थित आवेश पर बल अपने पास होता है बेटा बल एफ ई इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा Q0 लिखा हुआ है अपने Q0 इंटू वैक्टर ओ ई आ जाएगा। ओ ई का मान अपने पास है 0 बेटा। आवेश का चाहे कुछ भी मान है ई का मान 0 है तो इस बल का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो इस वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल जो है वो 0 है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? ये मैंने आपको बताया था बेटा कि क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सदैव सतत वक्र के रूप में होती है। इसका रीजन क्या है? वैसे तो अपने उसकी पहले ही जो लिखा हुआ है क्षेत्र रेखाओं की विशेषता उसमें लिखा हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी दोबारा सुनिए इसको कि क्षेत्र रेखा जो होती है बेटा वो एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है और एकांक धनावेश कभी भी उछलता हुआ गति नहीं करता है। अतः क्षेत्र रेखा सदैव जो है वो सतत वक्र के रूप में होती है। इसका ही दूसरा पार्ट दिया हुआ बेटा स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? आपने बात की थी बेटा कि यदि 2 क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इनके कटान बिंदु पर यानी जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है उस प्रतिच्छेद बिंदु पर अपने 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर ये एक दूसरे को काटती है तो इनके कटान बिंदु पर बेटा 2 स्पर्श रेखाएं हो जाती है जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाओं को व्यक्त करती है, जो कि संभव नहीं है। अतः 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर काटती नहीं है। ये था बेटा अपना 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है बेटा 2 बिंदु आवेश क्यू ए 3 माइक्रोकूलम क्यू बी -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। अब इसके 2 पार्ट दिए हुए बेटा। पहला है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और यदि 1.5 गुणा 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अपने पास 2 क्वेश्चन है। पहले तीव्रता ज्ञात करेंगे बेटा, फिर उस बिंदु पर दिया गया आवेश रखें तो वो कितना बल अनुभव करेगा वो अपने ज्ञात करेंगे। अपने पास क्वेश्चन नंबर है ये 8 बेटे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 8। अपने को क्या दिया है बेटा क्यू ए 3 माइक्रोकूलम, क्यू ए इज इक्वल टू है 3 माइक्रोकूलम या जगह 3 गुणा 10⁻⁶ कूलम। क्यू बी दिया हुआ बेटा -3 माइक्रोकूलम बेटे, -3 गुणा 10⁻⁶ कूलम।
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है बेटा ए बी इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर या जगह 0.2 मीटर। ये कहता है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए बेटा। ये अपने पास इस तरह की स्थिति है बेटा, ए बी ये जो दूरी है ये 0.2 मीटर है बेटा, इनका मध्य बिंदु ओ है बेटे। ए पर आवेश अपने पास है 3 × 10⁻⁶ कूलाम, बी पर है -3 × 10⁻⁶ कूलाम। ए ओ इनका मध्य बिंदु है तो ए ओ दूरी अपने पास हो जाएगी 0.1 मीटर और ओ बी दूरी भी अपने पास हो जाएगी 0.1 मीटर। अब वही तरीका बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। बिंदु ए पर स्थित 3 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश के कारण ओ पर तीव्रता, इसको अपने से लिखेंगे बेटा, वेक्टर ई ए इज इक्वल टू के क्यू ए अपॉन ए ओ का स्क्वायर। दिशा क्या आ जाएगी बेटा इसकी, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं तो दिशा हो जाएगी बेटा ए से ओ की ओर। मतलब बिंदु ओ पर ए आवेश के कारण जो तीव्रता है बेटा उसकी दिशा अपने पास ये होगी वेक्टर ए की। अब अपने क्या करना है बेटा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ क्यों ए 3 × 10⁻⁶ बट्टा ओ ए का स्क्वायर 0.1 को लिख सकते हैं अपने 10⁻⁻1 और उसका वर्ग करेंगे तो 10⁻⁻2। इसको सोल्व करें बेटा, ये अपने पास आ गया 9 × 27, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 11 प्लस की होगी बेटा, 6 माइनस की तो प्लस की 5 बच गई, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम ए से ओ की ओर। समीकरण नंबर आ गया बेटा 1। अब बेटे अपने पास बी बिंदु बी पर स्थित -3 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश के कारण ओ पर तीव्रता, ये अपने पास आ जाएगी बेटा वेक्टर ई बी इज इक्वल टू के क्यू बी बट्टा ओ बी का स्क्वायर। ये ऋणावेश है बेटा, ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर होती है तो अपने पास इसकी दिशा आ जाएगी ओ से बी की ओर। मतलब इस ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को मिल रही है बेटा वो बिंदु पर, उसकी दिशा भी अपने पास ये आ जाएगी। दोनों की दिशाएं क्या हो गई समान। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बेटा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, के का मान है 9 × 10⁻⁹, क्यू 3 × 10⁻⁶, ये ओ बी 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1, उसका वर्ग करेंगे बेटा तो 10⁻⁻2 और ये भी अपने पास आ जाएगा 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, दिशा ओ से बी की ओर। अब देखो बेटा ओ बिंदु पर परिणामी तीव्रता अपने पास क्या हो जाएगी, बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता ये अपने पास आ जाएगी बेटा वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, ये दोनों तीव्रताएं ए की दिशा में जुड़ जाएगी बेटा, वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई बी। दिशा क्या हो जाएगी, दिशा अपने पास ओ से बी लिख दो बेटा, ए से ओ लिख दो और ए से बी लिख दो, एक ही बात है, ए से बी की ओर। अब बेटे वैल्यू पुट कर दें अपने, ये आ गया 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵, ये अपने पास आ गया बेटा 54 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये अपने पास तीव्रता आ गई बेटा ए से बी की ओर। ओ बिंदु पर परिणामी तीव्रता यानी अपना एक पार्ट सोल्व हो गया बेटा। अब ये कहता है बेटा इस ओ बिंदु पर एक ऋणावेश रखा गया बेटा, उस ऋणावेश का मान ये बता रहे बेटा 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम का।
यहाँ अपने पास एक आवेश रखा गया बेटा Q इज इक्वल टू -1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। ये कह रहा है इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो O पर स्थित आवेश पर बल, O पर स्थित आवेश पर बल, बिंदु O पर स्थित आवेश पर बल, ये अपने पास जगह बेटा वेक्टर एफ इज इक्वल टू Q इंटू वैक्टर E0। E0 O पर तीव्रता है बेटा। Q का मान -1.5 गुणा 10⁻⁻9, E0 का मान अपने पास है बच्चे 54 गुणा 10⁻5। ये अपने पास है जगह -15 चौके 60, 6 75 6 81 गुणा 10 की घात अपने पास कितनी आ गई बेटा -4 न्यूटन। ये ऋणावेश क्या बताता है बेटा? ये ऋणावेश ये बताता है कि इस बल की जो दिशा होगी बेटा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होगी। बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के क्या है? विपरीत है। ये अपने कुछ किए हैं बेटा, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटे। इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छी तरह से कीजिए बेटा, वीडियो को पूरा देखिए बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। थैंक यू बेटे।